नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चाय पे चर्चा और मेरे साथ इस समय है राजनीतिक विशेषज्ञ धीरेन्द्र सिंह और धीरू भैया। आपने देखा है लगातार देश में चुनाव होते रहते हैं, स्टेट में चुनाव होते हैं। अभी लोकसभा का चुनाव है अगले साल और इसी विषय पे बात करेंगे कि देश में लगातार जो चुनाव होते हैं उन पे जो खर्चा होता है, क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोकसभा के और सभी स्टेट के चुनाव एक साथ कराएं। इसी विषय पर बात करते हैं आज धीरू भैया से। जो लगातार आप देख रहे हैं कि स्टेट में भी चुनाव हो रहे हैं अगले साल, ये 2023 में ही बात करें तो कई स्टेट में भी चुनाव थे, कर्नाटक में चुनाव थे, हिमाचल प्रदेश में चुनाव थे, मिज़ोरम वगैरह क्षेत्रों में चुनाव थे। और फिर अगर बात करें जनवरी से लेके और 24 तक करीब 13 स्टेटों में चुनाव होंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि लोकसभा के साथ हम इन स्टेट का भी चुनाव कराएं ताकि जो खर्चा होता है वो बच सके? देखिए, बहुत पुराने समय से मांग चली आ रही है कि एक देश एक चुनाव की। लोकसभा के साथ में चुनाव में सब अगर विधानसभाओं के चुनाव हो जाएं तो एक खर्चे पे भी भारत पे जो बोझ पड़ता है, क्योंकि भारत एक चुनाव प्रधान देश हो चुका है। हर महीने हर साल यहाँ पर चुनाव चुनाव चुनाव। अभी आप देखिए नगर निगम के चुनाव खत्म हुए, अब उससे पहले विधानसभा के इसी आप 22-23 में देखिए तो लगातार हम लोग चुनाव पे आ रहे हैं। अब 23 को अभी हमने चुनाव देखा, कर्नाटक का चुनाव देखा। अभी हमारे पास में दिसंबर में मिजोरम, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान और तेलंगाना, ये दिसंबर और जनवरी तक ये चुनाव आने हैं। फिर हमको अप्रैल मई में हमको लोकसभा चुनाव का सामना करना है और फिर जून में जो एक हमने डाटा निकाला है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, उड़ीसा और सिक्किम, ये चुनाव जून में आने हैं, मतलब विधानसभा लोकसभा के तुरंत बाद। और उसके बाद में नवंबर में ड्यू हो रहे हैं हरियाणा और महाराष्ट्र के। जो लोकसभा का चुनाव होता है 2014 में एक डेटा के हिसाब से 30,000 करोड़ रुपए का सरकार का खर्च हुआ और 2019 में वो 30,000 करोड़ 60,000 करोड़ रुपए हो गए। अब महंगाई बढ़ी है, खर्चे बढ़े हैं, इसलिए एक 2014 में भी और 2019 में भी मोदी जी ने भी एक कहा था कि एक देश और एक चुनाव के बारे में हम देश को सोचना चाहिए। अगर हम 2024 में लोकसभा का चुनाव करते हैं, वो मई में होता है और उसी 2023 दिसंबर से और नवंबर 24 तक कम से कम 11 स्टेटों के चुनाव ड्यू हैं, मतलब उसके लिए हमको कोई वो नहीं करना है। अगर हम ऐसी कोई व्यवस्था सरकार करे, या तो चुनाव को जो जून में चुनाव होने हैं वो मई में हो जाएं और जो जनवरी में चुनाव होने हैं मई में हो जाएं, या लोकसभा के भी चुनाव मई में। असल में क्या है, का एक असर, अभी कम गर्मी थी तब भी जो निकायों के चुनाव हुए तो 40% 45% वोट पड़ा बड़े शहरों में, नगर निगमों में, और छोटे जो टाउन एरिया थे उसमें 60-65% वोट रहा। तो हम 40% या 60% वोटिंग बढ़ाते हैं और ये अगर मई में चुनाव होंगे तो निश्चित वोटिंग का परसेंटेज कम रहेगा। तो सरकार को भी चाहिए, और जो खर्चा बचाने के लिए एक सरकार की भी मंशा थी पहले कि चुनाव जो हों एक देश एक निशान। जो मेरा मानना है, चुनाव जो हो रहे हैं लोकसभा के चुनाव के साथ में इन 11 स्टेटों के भी चुनाव करा लेने में। लोकसभा चुनाव में अनुमान कितना खर्चा आता है? देखिए, पूरा 2014 में चुनाव हुआ था उसका एक डेटा निकला था, 30,000 करोड़ रुपए करीब खर्च हुए थे और 2019 में 60,000 करोड़ रुपए का हुआ। तो अब आप ये समझिए 2024 में भी लगभग मोटा मोटी 1 लाख करोड़ रुपए का खर्चा होगा। बाकी स्टेट का अगर चुनाव होते हैं तो उनका खर्चा अलग होता है? नहीं, तो खर्चा तो यही रहेगा। स्टेट के और लोकसभा के चुनाव में एक जो सबसे बड़ी परेशानी जो सामने आ सकती है वो आ सकती है ईवीएम की कमी। क्योंकि अभी हिंदुस्तान में जो ईवीएम हैं, अगर लोकसभा का पूरा चुनाव होता है तो हम 6 से 7 स्टेटों की ईवीएम, मतलब 6 से 7 स्टेटों में हम इतनी ईवीएम हम पे एक्स्ट्रा हैं कि हम चुनाव करा सकते हैं। अगर हमको 11 स्टेटों की करानी है, पूरे भारत को अगर एक चुनाव बांधना है तो उसके लिए हमको नई ईवीएम चाहिए होंगी। और ईवीएम का अगर टोटल खर्चा देखा है तो केवल 5,000 करोड़ रुपए का खर्चा है कि हम पूरे भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अगर एक साथ करा सकें तो। लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं मई में, जैसे कि आपने बताया कि गर्मी की वजह से वोटिंग परसेंटेज गिरेगा और तमाम अगर आप देखें कार्य देखें तो जो कर्नाटक के चुनाव के बाद जो डिसीजन लिए आ रहे हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ लिए आ रहे हैं। तो ऐसी क्या संभावना व्यक्त की जा रही है? क्योंकि अगर हम देखें कि कर्नाटक में बीजेपी हारी है
और दिसंबर में और जनवरी में अभी चुनाव हैं 3-4 स्टेट में, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है और राजस्थान में है जी। देखिए तो क्या ऐसा हो सकता है कि संभावना हो कि और अगला सत्र भी स्टार्ट, मानसून सत्र भी स्टार्ट होगा, उसमें विपक्ष लेके ही बैठा तामझाम बहस करने के लिए अदानी मुद्दा उठा ही रखा है, तो क्या ऐसी संभावना व्यक्त की जा सकती है कि लोकसभा भंग हो जाए 2 महीने बाद और ये सब चुनाव जनवरी में करा दिए जाए? क्योंकि नहीं चाहेगी कि अगर रिज़ल्ट ऊपर नीचे आता है राजस्थान और ये छत्तीसगढ़ का ऊपर नीचे आया तो वही कर्नाटक जैसा असर पड़ेगा, तो क्या सरकार चाहेगी कि लोकसभा चुनाव पहले करा दिए जाए, भंग कर दिए जाए? 2019 से पहले भी देखिए विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव के मुद्दे अलग अलग होते हैं। यही कर्नाटक पिछली बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी पर सरकार नहीं बना पाई थी, मध्य प्रदेश हारी थी, राजस्थान हारी थी और उसके बाद में जो छत्तीसगढ़ हारी थी, उसके बाद में जो चुनाव हुए थे वहाँ पर सब लोकसभा सीटें जीती। तो ये तो एक विपक्ष का या एक फालतू की चर्चा को का बल दिया जा सकता है कि बीजेपी हार रही है। अगर लोकसभा में, जब तक लोकसभा चुनाव में, जनरल इलेक्शन में मोदी जी के बराबर का कोई नेता प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, तब तक भाजपा को कोई हानि नहीं। और विपक्ष कभी भी इस समय इतना सक्षम नहीं है कि एक नेता को वो सामने ला सके। अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 36.6% थी वोटिंग जब कर्नाटक में पिछले राज्यसभा चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में बहुमत में आई थी, लेकिन इस बार 36% वोट मिले हैं कर्नाटक में बीजेपी को, तो ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है वोटिंग परसेंट में। तो क्या लोकसभा में भी उतनी सीटें आएंगी जितनी पिछली बार कर्नाटक में आई थी? देखिए चुनाव के हिसाब से परसेंटेज का भारत में एक लगभग एक ट्रेंड चला आ रहा है कि 35 से 40% के बीच में सरकारें बन जाती हैं। पिछली बार 2019 में 303 सीटें जीती थी तो शायद 40% वोट भाजपा को मिला था। तो भाजपा के पास में वोट है पर 60% वोट जो विपक्ष में बंटता है, अगर विपक्ष एक होकर आता है, जैसे 2 प्रयोग हुए हैं 75 साल में, एक 1977 के चुनाव में, एक 1989 के चुनाव में, सत्ता के केंद्र की सत्ता के खिलाफ सब विपक्ष ने अपनी सब नियम कानून मान मर्यादाएं सब त्याग कर मिलके अगर चुनाव लड़ा था, अगर वो संभावना 1% होती है तो भाजपा को सरकार बनाने से तो नहीं रोक सकते हैं, पर हाँ उनको जो उनका एनडीए है, जो आज एनडीए का उनको समर्थन की आवश्यकता नहीं है, उस समय शायद वो समर्थन की आवश्यकता पड़ सकती है। क्या आपको लगता है कि लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं लेकिन अभी विपक्ष में देखो तो कोई उनका एक कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ कि यही प्रधानमंत्री होगा? तमाम जगह है, जैसे ममता बनर्जी है वेस्ट बंगाल से दावा कर रही हैं प्रधानमंत्री का, नीतीश कुमार लगे पड़े हैं और आपके राहुल तो हैं ही फाइट में, अखिलेश भी हैं, वो भी अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो आपको लगता है विपक्ष में कोई एक ऐसा नेता नहीं है एकजुट रूप में कि उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में घोषित किया जाए और विपक्ष फिर चुनाव लड़े? मेरे हिसाब से अगर देखिए 2019 में भाजपा उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के अगर आप गणित जोड़ दिया जाए तो भाजपा को 10 सीटें नहीं मिलनी चाहिए थी, पर भाजपा जीती। सपा बसपा या विपक्ष का जो वोट है, अगर ये लोग एक झंडे के नीचे लड़ते हैं, तो अगर कांग्रेस के नीचे लड़ते हैं और कांग्रेस उभर के आता है, तो आप ये समझिए जितने क्षेत्रीय दल हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही अगले 2, 4, 5 साल में 2 पार्टियां रह जाएंगी, क्षेत्रीय दल सब खत्म हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि क्षेत्रीय दल खत्म अपने को आत्महत्या करने के लिए अपनी आत्महत्या करके और मोदी जी पे हमला करें। मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी या अखिलेश यादव या लालू यादव या नीतीश कुमार या उड़ीसा के पटनायक या तेलंगाना आंध्र प्रदेश, इन लोगों के नेता कांग्रेस की दास्ता स्वीकार करें, क्योंकि ये लोग कांग्रेस से लड़के ही निकले हैं बाहर। कांग्रेस, ये बीजेपी का कोई भी आदमी नहीं है इसमें, बीजेपी की कोई उससे नहीं निकला है, ये सब कांग्रेस के वोटों पे खेल रहे हैं ये लोग। आज जैसे बात होती है उत्तर प्रदेश की, आप बात कीजिए इसके नगर निगम के चुनाव के, तो कहीं कहीं
कांग्रेस को अच्छे वोट मिले। मुरादाबाद में दूसरे नंबर पर रही है भाजपा को। यहाँ पर बरेली में कांग्रेस को 28,000 वोट मिला है। मुरादाबाद में दूसरे नंबर पर रही है। और कई जगह, अब जैसे एक छोटी टाउन एरिया है सिरौली, वहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी जीता है। तो और अब कांग्रेस का जो वोट बैंक कहलाता है, अगर वो कांग्रेस की तरफ वापस लौटता है, जो इस समय क्षेत्रीय दलों के पास में है, अगर वो वोट बैंक लौटेगा तो क्षेत्रीय दलों की हानि होगी। और देश के लिए, जैसे अमेरिका में है, इंग्लैंड में, या कोई भी आप विदेशों में जो शक्तिशाली देश हैं, वहाँ पर सिर्फ 2 ही दल होते हैं। हमारी राजनीति, हमारा जो हिंदुस्तान में तरक्की नॉन स्टॉप नहीं हो पा रही है, वो उसके लिए क्षेत्रीय दल भी दोषी हैं। क्षेत्रीय दल अपने हिसाब से ब्लैकमेलिंग करके वो करते हैं। 2014-2019 में जो ये सरकारें बनी, ये पहली बार आत्मनिर्भर सरकार बनी। 2019 में भी ज़रूरत नहीं थी, 2019 में तो 303 थे, और 2014 में भी भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, पर इन्होंने अपना लेके एक एनडीए को लेके साथ चले। इसी तरीके से अगर फिर से वही देवगौड़ा टाइप और वो 11-11, 15-15 लोगों की सरकारें हुई, तो वो तरक्की के लिए स्पीड ब्रेकर होते हैं। भारत का संविधान या भारत का लोकतंत्र की उसी दिन खूबसूरती आएगी जब ये 2 दलीय यहाँ पर चुनाव होंगे। जैसे अब जो उसमें एक बात निकल के आती है, मोदी जी एक नया ट्रेंड चालू करा है कि डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार। जब 2 पार्टी रहेंगी तो निचले स्तर तक डबल और ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, तो उससे समन्वय की जो बात होती है, विकास की जो बात है, विकास में जो समन्वय की बात होती है कि अगर तीनों सरकारें रहेंगी निचले स्तर तक तो विकास ज़्यादा होगा, ऐसा मानते हैं आप? क्यों नहीं मानते हैं? देखिए, आज अगर ट्रिपल इंजन की सरकार है, आज नगर निगम को किसी चीज़ की आवश्यकता है, वो प्रदेश सरकार को करेगी, प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को करेगी। जब ट्रिपल इंजन सरकार और डबल इंजन सरकार होती हैं, फिर उसमें कोई बहाना नहीं बना सकते आप। आज आप अगर विकास की बात है, कोई भी विकास का मुद्दा है या घोषणा है, उसमें आप ये नहीं कह सकते हैं, जब ट्रिपल इंजन की सरकार होती है, सब इंजन ही इंजन उसमें लगे होते हैं, जब ऊपर से लेकर नीचे तक आप हैं, तो कोई बहाना नहीं बना सकते हैं। जो विकास के लिए, अब जैसे नीतीश कुमार कहते हैं कि उनसे कहा कि नीतीश कुमार आज 20 साल मुख्यमंत्री लगभग बनने हुए हो गए, बिहार का विकास नहीं हुआ, बिहार में सिर्फ मजदूर पैदा हुए, फैक्ट्रियाँ नहीं पैदा हुई। और जब उनसे बात करो तो केंद्र से हमारी नहीं सुनता है और हमारा साथ नहीं देता है, इसलिए फैक्ट्रियाँ नहीं लग रही हैं, उद्योगपति नहीं आ रहे हैं। अगर वहाँ पर कल को भाजपा की सरकार हो जाती है, मोदी जी प्रधानमंत्री होते हैं और मुख्यमंत्री वहाँ पर होता है, तो कोई बहाना नहीं आप बना सकते हैं। तो ट्रिपल इंजन की सरकारें या ऊपर से लेकर नीचे तक का है, वो आप उसको लिए जो विकास के लिए, देश के लिए अच्छा है कि सब एक सा रहे। पर उसमें एक बात जो सबसे ज़रूरी है कि विपक्ष को भी अपनी भूमिका जागरूक से निभानी चाहिए। पर विपक्ष हमारा जो है, वो विपक्ष सिर्फ इसलिए विपक्ष है कि हर बात पे उसको बुराई दिखती है, और वो उन मुद्दों को नहीं टच कर पाता है जो मुद्दे सही में जनमानस के लिए टच होने चाहिए। अब दोबारा उसी मुद्दे पर आते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन पर। तो क्या आपको संभावना लग रही है कि दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं? कोशिश करेंगे कि सभी स्टेट के और लोकसभा चुनाव एक साथ हो? क्या ऐसा हो सकता है कि लोकसभा भंग कर दी जाए? ऐसी संभावना शायद हो कि लोकसभा जून में ही भंग कर दी जाए और चुनाव जनवरी में ही हो जाए, दिसंबर में हो जाए। तो जो आज गर्मी इतनी है, जून में इतनी गर्मी है, तो वोटिंग परसेंटेज गिरेगी लोकसभा की। तो क्या ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है? क्योंकि काम भी बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, जो भी डिसीजन आ रहे हैं बहुत तेज़ हो रहे हैं, तो ऐसी क्या संभावना व्यक्त की जा रही है? मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि आपने कहा, क्योंकि आपने कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मुझे आभास हो रहा है कि लोकसभा के चुनाव मई से पहले हो जाएंगे। भंग हो जाएंगे, लोकसभा भंग कर सकते हैं। लोकसभा भंग भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर जनवरी में होगा तो लोकसभा भंग, हाँ, तो 6 महीने से पहले हम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में काम करेंगे। हाँ, काम कर सकते हैं। और वो मुझे लगता है कि देश के लिए भी और वैसे भी मौसम के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो जनवरी फरवरी में एक अच्छा मौसम है। वोटिंग परसेंट बढ़ सकती है, वोटिंग परसेंट भी बढ़ेगा और जो और भी परेशानियां वो दूर रहेंगी। देखा गया है कि जहाँ जब वोटिंग परसेंटेज कम होती है तो बीजेपी को नुकसान होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। वोटिंग एक गर्मी सिर्फ एक ही वोटर वर्ग को नहीं लगती, गर्मी सबको लगती है। असर तो डालेगी, मानते हैं वोटिंग परसेंट गर्मी?
नहीं, मुझे नहीं लगता कहीं मतलब यह है जो पहले सीट कोई वो नहीं, क्योंकि पिछली बार भी चुनाव हुए थे, पर जो तैयारियां चल रही हैं, जो तैयारियां लग रही हैं, जिस तरीके से सरकार की तैयारी चल रही है या संगठन की तैयारी चल रही है, उस हिसाब से लगता है कि सत्ता के अपना प्रिपेयर्ड है। अभी नई लोकसभा बनी है और 29 तारीख को शायद उद्घाटन करे प्रधानमंत्री जी। तो इतना बड़ा लोकसभा जहाँ पे 800-900 लोग बैठ सकते हैं, तो ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि आगे चल के जनसंख्या गणना हो दोबारा और परिसीमन हो और सीटें बढ़ा दी जाए लोकसभा की। नहीं, परिसीमन बढ़ना चाहिए। आप देखिए कहीं कहीं पर 10 लाख का एमपी है और कहीं कहीं 30 लाख पे एमपी है। तो वो जो एक होना चाहिए कि 10 लाख एमपी, तो उसके हिसाब से कम अभी जो है बड़ी जो लोकसभा क्षेत्र हैं, कहीं पर जैसे हम लोगों के तो 5-5 विधानसभाएं हैं, कहीं कहीं 20-20 विधानसभाएं हैं, कहीं कहीं 30-30 लाख वोट हैं, कहीं 8 लाख और 4 लाख वोट हैं। तो ये जो असमानता है उसको समानता देखिए, परिसीमन तो ड्यू है 2025 में परिसीमन बनाया था कि यूपी में 120 सीटें हो जाएंगी लोकसभा की। अब वो तो उनका क्या गणित है, वो तो एक गणित के हिसाब से लगे, पर 2025 में परिसीमन ड्यू है और उस हिसाब से तैयारी हो रही है। पर मुझे ये लगता है कि अगला इलेक्शन जो होगा 2029 वाला, वो इलेक्शन नए उसके हिसाब से होना चाहिए और होने को तो 2024 में हो सकता है, पर इतना समय नहीं है। 2024 में होने की संभावना है क्योंकि अभी तो पर 2019 में परिसीमन के हिसाब से यूपी में विधानसभा की सीटें भी बढ़नी है और लोकसभा की भी सीटें बढ़नी है। तो ये थे हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ जो समय समय पर हमारे आवाज़ इंडिया के साथ जुड़ते हैं और चर्चाएं करते हैं कई विषयों पर। आज आपसे चर्चा करिए और आपकी ये संभावना है कि हो सकता है कि चुनाव लोकसभा के जनवरी में ही करा दी जाए। ये इनकी भविष्यवाणी है, आगे देखते हैं क्या होता है। वो तो हम जून में ही देखेंगे कि इनकी भविष्यवाणी कितनी सच होती है। मैं आवाज़ इंडिया के लिए बरेली से अमित वर्मा। हर छोटी बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।